हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम क्लास 10 के 2019 बोर्ड एग्जाम में आए हुए मैथ्स के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको भी मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 सोल्व करते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 40 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 280, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। तो हम यहाँ पे एपी के सम वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एपी का फर्स्ट टर्म है a और कॉमन डिफरेंस है d। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो हमें पता है Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। और क्वेश्चन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 4 टर्म्स का सम 40 है, तो हम लिख लेंगे S4 = 40। ठीक है, अब हम S4 में ये फॉर्मूला पुट अप कर देंगे तो n की जगह तो 4 हो जाएगा, तो 4/2 2a प्लस n-1 मीन्स 4 - 1 d = 40। इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अब हम 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स और इस 2 से 40 को डिवाइड कर देंगे 20 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 3d = 20। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम इस क्वेश्चन की सेकेंड इंफॉर्मेशन यूज कर लेंगे जो बोल रहा है कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 14 टर्म्स इज 280। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं S14 = 280 और S14 को इसमें पुटअप कर देते हैं तो ये हो जाएगा 14/2 2a प्लस 14 - 1 d = 280। यहाँ से हम 2 से 7 टाइम्स 14 को डिवाइड कर देंगे और 7 से 280 को डिवाइड कर देंगे 40 टाइम्स, तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 13d = 40। इतना क्लियर है? तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो ये 2 इक्वेशन है, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो उससे हमारा a और d आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस 3d = 20 और सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस 13d = 40। ठीक है, अब हम इसमें माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस, तो 2a कैंसिल और ये आ जाएगा -10d = -20, तो d आ जाएगा -20/-10, तो d आ जाएगा यहाँ से 2। इतना क्लियर है? अब हम d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करके a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो ये है 2a प्लस 3d = 20, तो 2a प्लस d = 2 पुटअप करेंगे तो 3 × 2 हो जाएगा 6 = 20। 2a = 6 राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 20 - 6 14, तो यहाँ से आ गया हमारा 14, तो a आप बराबर आ गया हमारा 7। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स मीन्स Sn कैलकुलेट करना है। तो Sn के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n-1 d। तो Sn हमारा कितना हो जाएगा? n/2 तो एज इट इज रहेगा। 2a की जगह हम क्या पुटअप कर देंगे 7, तो 2 × 7 हो जाएगा 14 प्लस n-1 d की जगह हम 2 पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2, तो Sn = n/2 14 प्लस 2n-2, इसको सिंपली सोल्व कर लेना है थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 14 - 2 हो जाएगा हमारा 12। इतना सब क्लियर है? अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा n/2 × 2 और 2n में से कॉमन लेंगे तो n + 6। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल और Sn आ जाएगा हमारा n × n + 6। यही हमसे पूछा गया था।
ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 सोल्व करते हैं। प्रूव दैट साइन ए माइनस कोस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। तो यहाँ पे हम LHS लेकर चलेंगे और फिर RHS लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो LHS में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो साइन ए कोस ए वगैरह है और राइट हैंड साइड में सेक और टेन है, तो इसमें हम कोस से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे सेक और टेन ही बन जाए LHS में भी, ठीक है। तो डिवाइड बाय कोस ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम न्यूमरेटर में कोस ए से डिवाइड करेंगे तो सभी टर्म्स में वो कोस ए से डिवाइड होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, साइन ए अपॉन कोस ए मीन्स टेन ए, ठीक है, माइनस कोस ए अपॉन कोस ए कितना हो जाएगा 1, तो यह आ जाएगा -1 प्लस 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सेक ए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेक ए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए हो जाएगा टेन ए प्लस कोस ए अपॉन कोस ए हो जाएगा 1 और -1 हो जाएगा -1 अपॉन कोस ए, तो वो हो जाएगा सेक ए। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टेन ए प्लस सेक ए -1 अपॉन टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1, ठीक है। इतना तो हमारा आ गया है। अब हम इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाय सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। ये तो कर ही सकते हैं क्योंकि ये अल्टीमेटली 1 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं अब क्या होगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो हमारा टेन ए प्लस सेक ए है और सेक ए माइनस टेन ए है, ये मल्टीप्लाई करके एक फॉर्मूला बना देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सेक ए को मैं ए मान रहा हूँ, ठीक है, और टेन ए को मैं बी मान रहा हूँ। तो जब हम इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये तो आया न्यूमरेटर को इस टर्म को मल्टीप्लाई करके, और -1 है तो -1 की भी इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो यह आ जाएगा माइनस सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हम एज इट इज रख देंगे इसको, तो ये है टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1 और ये है सेक ए माइनस टेन ए। इतना क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये कितना होता है, तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ये तो बेसिक फॉर्मूला है। तो अगर मैं टेन स्क्वायर ए को लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो ये जो टर्म है ये बेसिकली लिखा हुआ है 1, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे अंदर भी, तो ये हो जाएगा माइनस सेक ए, और माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे टेन ए में, तो ये हो जाएगा प्लस टेन ए। डिनोमिनेटर लिखते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या है टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1, टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1, और ये है सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए। अब आप ध्यान से देखें ये हमारी LHS चल रही है, और जो यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1 माइनस सेक ए प्लस टेन ए, यही तो हमारे डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ है इस ब्रैकेट में। टेन ए पॉजिटिव टेन ए, सेक ए नेगेटिव है और प्लस 1, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का टर्म, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे यही बचेगा
सेकेंड ब्रैकेट में जो है sec a माइनस tan a, ठीक है। और यही तो हमारी RHS है जो हमें प्रूफ करनी थी, तो हो गया प्रूफ, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 सोल्व करते हैं। अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई टेक्स 2 minutes to change the elevation of the top of the house from 60 degree to 30 degree. Find the speed of the boat in meters per minute. Use root 3 as 1.732. ठीक है, तो एक लाइट हाउस बना लेते हैं सबसे पहले 100 मीटर हाई, और ये वाटर लेवल है सपोज। तो जो बोट है वो पहले 60 डिग्री के एलिवेशन पे थी और कुछ डिस्टेंस चलने के बाद वो 30 डिग्री के एलिवेशन पे आ गई, ठीक है। तो सपोज ये जो 60 से 30 तक का डिस्टेंस है ये y है, और इनिशियली ये लाइट हाउस से x डिस्टेंस पे थी। इतना क्लियर है। और इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूँ, B, और ये हो जाएगा C, सपोज ये है D, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, स्पीड कैलकुलेट करना है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सपोज स्पीड को मैं S से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस कितना हो चला है उसने, y डिस्टेंस इन 2 मिनट्स, तो स्पीड आ जाएगा y अपॉन 2। तो हमें फाइनली y कैलकुलेट करना है, उसकी हेल्प से हम स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ABC ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग AB है हमारा परपेंडिकुलर और BC है हमारा बेस। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला मीन्स tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो tan 60 हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर मीन्स 100 अपॉन x। तो tan 60 होता है √3, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन x मीन्स x आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और √3 चला जाएगा डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड। तो x आ गया हमारा 100 अपॉन √3, ठीक है। बट हमें y कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ABD ट्राइंगल को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री करस्पॉन्डिंग AB हो जाएगा परपेंडिकुलर और BD हो जाएगा हमारा बेस। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स 100 अपॉन बेस मीन्स x प्लस y। तो tan 30 होगा 1/√3 इक्वल्स टू 100 अपॉन x प्लस y। तो x प्लस y को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा, x प्लस y और √3 की राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ जो है 100/√3। तो 100/√3 प्लस y इक्वल्स टू 100√3। तो यहाँ से मैं 100/√3 को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, तो ये आ जाएगा 100√3 माइनस 100/√3। तो 100 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। अगर मैं इसको थोड़ा सोल्व करूँ एलसीएम लेकर, तो ये आ जाएगा √3 एलसीएम, और √3 की √3 मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर को सोल्व करने के लिए, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1। तो ये आ जाएगा हमारा 200/√3। तो ये क्या आ गया हमारा y। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड। तो यहाँ से हम स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। तो s इक्वल्स टू कितना है, y/2। ये डिस्टेंस 2 मिनट्स में कवर किया है। तो y है हमारा 200/√3/2, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो यह आ जाएगा 100/√3, और 100/√3 की जगह हम रख देंगे 1.732। तो ये आ जाएगा सोल्व करके 57.73 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो यही हमारी बोट की स्पीड आ जाएगी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का और पार्ट करते हैं। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point
between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रोड बना लेते हैं विच इज 80 मीटर वाइड और यहाँ पे इक्वल हाइट के पोल्स है. ठीक है, सपोज पोल्स की हाइट h है, ये हमें कैलकुलेट ही करनी है. तो रोड के बीच में कोई पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, तो यहाँ से और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये सपोज 60 है और ये 30 डिग्री है. तो टोटल जो गैप है या मैं कहूँ डिस्टेंस है रोड के बीच पोल्स के बीच में वो है 80 मीटर. तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये डिस्टेंस x है इस पॉइंट का, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 80 माइनस एक्स. तभी तो दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे 80 के. ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ ABCDE. इतना सब क्लियर है. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, h और ये x, और फिर 80 माइनस एक्स भी हो जाएगा कैलकुलेट. तो सबसे पहले ABC ट्राइंगल में देखते हैं. ठीक है, तो 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग AB है परपेंडिकुलर और BC है हमारा बेस. तो यहाँ से हम h और x में रिलेशन लिख सकते हैं. तो क्या यूज कर लेंगे, tan 60 इक्वल्स टू P अपॉन B मीन्स h अपॉन x. तो tan 60 हो जाएगा √3 इक्वल्स टू h अपॉन x. तो यहाँ से h आ जाएगा हमारा √3x. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ECD ट्राइंगल में देखते हैं. तो यहाँ पे जो 30 डिग्री है इसके करस्पॉन्डिंग ED हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और CD हो जाएगा बेस. तो यहाँ पे भी हम tan 60 यूज कर लेंगे. तो यहाँ पे tan 30 यूज कर लेंगे. तो ये आ जाएगा हमारा h अपॉन 80 माइनस एक्स. तो h अपॉन 80 माइनस एक्स. तो हमारा जो tan 30 है इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 और x का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं √3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स. इतना क्लियर है. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू √3 इंटू √3 मीन्स 3x. तो ये आ गया है. अब इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे तो x राइट हैंड साइड में जाके ऐड हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 80 इक्वल्स टू 3x प्लस x. तो 80 इक्वल्स टू 4x और 80 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 20 मीटर. ठीक है, हमारा x फाइंड आउट हो गया है. उसकी हेल्प से हम h भी फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये आ जाएगा √3 इंटू x है तो 20. तो h आ गया है हमारा 20√3 मीटर. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो BC है ये तो आ गया है 20 और जो CD है वो है 80 माइनस एक्स मीन्स 80 माइनस 20. तो ये आ जाएगा 60 मीटर. तो हमें डिस्टेंस ही पता चल गया है पॉइंट से पोल्स का और हाइट ही पता चल गया है पोल्स का. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं. तो इसलिए अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30. चलिए देखते हैं. If the median of the following frequency distribution is 32.5, find the values of f1 and f2. तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे. चलिए कैसे करते हैं. तो सबसे पहले तो हम f1 ही लिख देंगे और सेकेंड टर्म में क्या आएगा, यह आएगा f1 प्लस 5. ठीक है, ऐड करते जाना है. तो यहाँ पे आ जाएगा f1 प्लस 5 प्लस 9 मीन्स f1 प्लस 14. अब इसमें 12 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा f1 प्लस 26 और ये f2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा f1 प्लस f2 प्लस 26. अब 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा f1 प्लस f2 प्लस 29 और लास्ट में 2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा f1 प्लस f2 प्लस 31. तो जो हमारा टोटल हुआ ये हो गया f1 प्लस f2 प्लस 31 और जो टोटल दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी वो 40 दिया हुआ है. तो हम इक्वेट कर लेंगे तो f1 प्लस f2 प्लस 31 इक्वल्स टू 40.
तो यहाँ से आ जाएगा F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 31, राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 40 माइनस 31 मीन्स 9। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीडियम है वो दिया हुआ है 32.5, तो हम देख सकते हैं कि ये 30 और 40 के बीच में लाई करेगा, तो इसलिए जो हमारा ये है ये हो गया है मीडियन क्लास। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मीडियन क्लास, इतना क्लियर है। और जो ये 40 है इसको हम n भी बोलते हैं, तो हमारा n है हमारा 40। चलिए अब मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। और H क्या होता है, हाइट ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि क्या क्या होता है इनका मीनिंग। ठीक है, तो L की जगह हम लिख सकते हैं 30, क्योंकि L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो यहाँ पे आ जाएगा 30, और मीडियन तो हमारा 32.5 है ही, प्लस n/2 कितना आएगा, n है 40, तो n/2 मीन्स 40/2 मीन्स 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस CF। तो CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमें मीडियन क्लास से प्रीवियस क्लास का लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे F1 प्लस 14 अपॉन F मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 12, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। एंड H तो मैंने बताया हाइट ऑफ द क्लास मीन्स जो लिमिट्स है उनका डिफरेंस, तो 40 माइनस 30 मीन्स 10। तो इसको सिर्फ सोल्व करना है, तो 30 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये बच जाएगा 2.5 इक्वल्स टू 20 माइनस F1 माइनस 14 अपॉन 12 इंटू 10। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, तो 2.5 इंटू 12। ठीक है, और यहाँ पे है 20 माइनस 14, ये हो जाएगा 6 माइनस F1 इंटू 10। इतना क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, तो 12 इंटू 2.5 हो जाएगा हमारा 30, और जो ये 10 है इसको भी मैं डिवाइड में ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा 6 माइनस F1। इतना क्लियर है। तो यहाँ से ये जाएगा 3 टाइम्स 6 माइनस F1 लेफ्ट हैंड साइड ले आओ और 3 को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3, तो F1 आ गया है हमारा 3। ठीक है, और F1 को हम इसमें पुटअप कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 प्लस F2 इक्वल्स टू 9, तो F2 आ जाएगा हमारा 9 माइनस 3, तो F2 आ गया हमारा 6। तो यही हमें फाइंड आउट करने थे, F1 इक्वल्स टू 3, F2 इक्वल्स टू 6। और इसी के साथ हमारा सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप सभी को सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इफ HCF ऑफ 336 and 54 is 6, find the LCM of 336 और into 4। ठीक है, तो हमें पता है कि जो LCM और HCF का प्रोडक्ट होता है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो चलिए मैं एक बार लिख भी देता हूँ, तो LCM इंटू HCF होता है A इंटू B। तो हमें यहाँ पे LCM फाइंड आउट करना है, तो LCM इंटू HCF कितना है हमारा 6, और नंबर्स क्या क्या हैं 336 इंटू 54। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ LCM कैलकुलेट कर लेना है, तो ये आ जाएगा हमारा 336 इंटू 54 अपॉन 6, ये जाएगा 9 टाइम्स, और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3024। ठीक है, ये इतना सिंपल था क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात करते हैं, नेचर के बारे में बात करते हैं, तो हम डिस्क्रिमिनेंट सोल्व करते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स d होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b क्या है, x का कोफिशिएंट,
तो ये आ जाएगा -4 स्क्वायर -4a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स 2 और c क्या है कांस्टेंट मीन्स 3। तो ये हमारा d का वैल्यू आ गया। इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 16 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो d हमारा आ गया है -8। तो हम लिख सकते हैं d लेस देन 0 और d लेस देन अगर 0 होता है तो हम बोलते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इसके कोई भी रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। और ये हमें एपी गिवन है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देते हैं तो वही हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो d आ जाएगा हमारा 3 माइनस a अपॉन 3a। इसमें से हम फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो 1 अपॉन a। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 3a। ठीक है, तो यहाँ से 3a से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये आ जाएगा 3 माइनस a। अब a से 3a को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा और उस 3 की हम 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको आता ही है सोल्व करना। तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा d इक्वल्स टू माइनस a अपॉन 3a। तो a से a भी कैंसिल हो जाएगा तो d आ जाएगा -1/3 और यही हमारा AP का कॉमन डिफरेंस आ गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। इवेल्युएट साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 tan 45 माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें सिंपली इनकी वैल्यूज पुटअप कर देनी है और सोल्व कर देना है। तो चलिए देखते हैं। साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और इस पे होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो √3/2 स्क्वायर ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये तो कैंसिल ही हो गया और 2 इंटू 1 आ गया हमारा 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट करते हैं। इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट sec a। तो sec a कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले cos a कैलकुलेट कर लेंगे और रेसिप्रोकल लिखेंगे तो sec a आ जाएगा। ठीक है, तो cos a कैलकुलेट करने के लिए हम साइन का यूज करेंगे। कैसे, हमें पता है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर a मीन्स 3/4 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम कोस a कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल है। चलिए करते हैं। तो कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये कितना है 3/4 मीन्स 9/16 स्क्वायर है ना, तो 9/16। तो कोस स्क्वायर a हमारा आ जाएगा 16 एलसीएम और यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 9। तो कोस स्क्वायर a आ गया है 7/16 और यहाँ से हम कोस a लिख सकते हैं √7/4। ठीक है, और यहाँ से हम sec a लिख सकते हैं। sec a क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कोस a। ठीक है, और कोस a हमारा आ गया √7/4। तो 4 ऊपर चला जाएगा मीन्स 4/√7। तो यही क्या आ गया हमारा sec a। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। तो x एक्सिस पे हमारा जो पॉइंट P है उसको हम एज्यूम कर सकते हैं h,0 क्योंकि हमें पता है कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो P हो गया हमारा h,0 और ये इक्विडिस्टेंट है A से और B से, तो हम लिख सकते हैं PA इक्वल्स टू PB। ठीक है, तो PA क्या है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड A। तो ये हो जाएगा रूट क्या होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चलिए लिखते हैं। तो x1 तो h हो गया है और यहाँ पे माइनस है 2,
तो ये हो जाएगा h माइनस माइनस 2 मीन्स h प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये 0 है तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये 0 ही रहेगा। सिमिलरली हमारा जो PB है वो भी लिख लेते हैं, तो ये होगा x1 माइनस x2, तो ये आ जाएगा h माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 0 ही। तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड ताकि हमारा रूट कैंसिल हो जाए और फिर स्क्वायर्स को ओपन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 4h इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 टू जा 12h। इतना क्लियर है? यहाँ से देखो तो h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 12h राइट हैंड साइड आके पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 4h प्लस 12h इक्वल्स टू 36 माइनस 4, तो ये वाला 4 राइट हैंड साइड चला गया, तो ये आ गया है हमारा 16h इक्वल्स टू 32, तो h इक्वल्स टू आ जाएगा 16 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। तो हमारा जो p कोऑर्डिनेट है x एक्सिस पे वो आ जाएगा 2,0, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। इन फिगर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट C विद AC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो AC है हमारा 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो 2 साइड्स है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। अब हमें AB कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल है C पे, तो ये हो गई हमारी हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, AB का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें AB कैलकुलेट करना है, तो यहां से AC की वैल्यू पुटअप कर देंगे 4 स्क्वायर प्लस BC भी कितना है 4 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 16 प्लस 16 इज AB स्क्वायर। तो AB कितना आ गया हमारा रूट, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा और ये आ जाएगा 16 प्लस 16 32। तो AB आ गया हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2 और 16 का रूट लिख सकते हैं अलग से, तो ये लिख सकते हैं हम 4√2 और यूनिट क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर, तो AB आ गया हमारा 4√2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट करते हैं। इन फिगर D is parallel to BC. Find the length of side AD given that AE equals to 1.8 centimeter, BD equals to 7.2 centimeter and C is 5.4 centimeter, ठीक है। तो एक थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर इस तरीके से पैरेलल साइड्स है, जैसे यहाँ पे DE पैरेलल टू BC दिया हुआ है, तो जो साइड्स है AB और AC वो सेम रेशो में कट होती है बाय DE। कैसे, मैं लिख देता हूँ, तो ये होगा AD अपॉन DB इक्वल्स टू AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अब AD कैलकुलेट करना है, बाकी सभी साइड्स गिवन है तो उनकी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। AD अपॉन DB कितना गिवन है 7.2 सेंटीमीटर और AE कितना गिवन है 1.8 सेंटीमीटर और EC कितना गिवन है 5.4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 7.2 को हम राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं, तो AD इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2, तो AD हमारा कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करना है, तो 18 3 जा 54 होता है और 3 से हम 72 को डिवाइड कर सकते हैं कितने टाइम्स, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12। तो AD हमारा कितना आ गया है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657, ठीक है। तो इसमें हमें डिविजिबल बाय बोथ मीन्स कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है
और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो 306 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 15, 3 और 3 से करेंगे तो यह आ जाएगा 51, फिर 3 से करेंगे तो 17 और 17 से करेंगे तो 1। ठीक है, अब हम 657 का भी कर लेंगे। 3 से डिवाइड कर लेंगे तो यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 19, और अब 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 73। 73 एक प्राइम नंबर है तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हम 73 से ही डिवाइड कर लेंगे। इतना क्लियर है। अब हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। तो 306 के हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, और 657 के हैं 3 इंटू 3 इंटू 73। तो इनका अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम कॉमन टर्म्स देख लेते हैं दोनों में। तो कॉमन टर्म्स है 3 इंटू 3, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे भले ही दोनों में कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है वो भी अब लिखना है। तो 2 से, फिर 17 से और 73 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा एलसीएम आ गया है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 22,338। ठीक है, यही वो नंबर हो जाएगा जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल, तो पी ब्लू एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन्स ओनली ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन मार्बल्स इज 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स हो गई 1/5। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लैक मार्बल, तो हम लिख लेते हैं P ब्लैक एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज 1/4। तो ये हो गई 1/4। इफ द जार कंटेन्स 11 ग्रीन मार्बल्स, तो ग्रीन को मैं G से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये कितने हैं 11 मार्बल्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है वो कितने हैं X। ठीक है, तो टोटल जो मार्बल्स है वो है हमारे X। तो अब ध्यान से देखें तो जो ब्लू मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स ब्लू अपॉन X मीन्स टोटल मार्बल्स। सिमिलरली हम 1/4 को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स अपॉन X। तो यहाँ से फायदा क्या हुआ कि हम ब्लू मार्बल्स का नंबर फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर। तो x को अगर मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये डिवाइड में है, तो ये हो जाएगा x/5। तो ये आ गए हमारे ब्लू मार्बल्स के नंबर। सिमिलरली हम ब्लैक मार्बल्स के नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ब्लैक इक्वल्स टू x/4। तो यहाँ से मैं x/4 लिख सकता हूँ, और जो ग्रीन मार्बल्स है वो तो 11 है, पता ही है। तो चलिए अब क्या करते हैं कि टोटल मार्बल्स मीन्स x को हम क्या लिख सकते हैं, ब्लू मार्बल्स प्लस ब्लैक मार्बल्स प्लस ग्रीन मार्बल्स। यस, तो सबसे पहले x/5 प्लस ब्लैक मार्बल्स x/4 और ग्रीन मार्बल्स है 11। तो अब इसको सोल्व करना है और x की वैल्यू आ जाएगी मीन्स टोटल मार्बल्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 20, तो 5 से डिवाइड करेंगे 4, तो 4x, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड करने के बाद और मल्टीप्लाई करके 5x प्लस 11, तो यह आ जाएगा 9x/20 प्लस 11। तो 9x/20 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। ठीक है, तो x माइनस 9x/20 इक्वल्स टू 11, और यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 20x माइनस 9x इक्वल्स टू 11, और 20 माइनस 9x कितना होगा 11x। यस, तो ये आ जाएगा 11x/20 इक्वल्स टू 11। तो 11 से 11 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे x आ जाएगा 20। तो जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स पूछा गया था वो कितने आ गए हमारे 20। ठीक है, तो
तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that the pair of equations x plus 2y equals to 5 and 3x plus ky equals to 15 equals to 0 has a unique solution। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, रेशोज को इक्वेट करते हैं। चलिए देखते कैसे होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। ठीक है, तो a1 बाई a2 क्या है, a1 है फर्स्ट इक्वेशन के x का कोफिशिएंट और a2 है x सेकंड इक्वेशन के x का कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/3 नॉट इक्वल्स टू, और b1 b2 क्या है, y के कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 और b2 में y का कोफिशिएंट मीन्स k। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि नॉट इक्वल्स टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा k नॉट इक्वल्स टू 3 2 जा 6। तो k की सभी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, बस वो 6 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो एंगल्स है वो अल्फा और बीटा है और अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो इसलिए हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वही होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। तो स्मॉलर एंगल से ज़्यादा है 18 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, मीन्स जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है। अब इनको सिंपली सोल्व कर लेना है और हमारे अल्फा और बीटा आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो अगर इनको ऐड कर दे सिंपली तो यहाँ से बीटा बीटा कैंसिल, तो अल्फा ये आ जाएगा 2 अल्फा और ये हो जाएगा 198। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 99 डिग्री। अब हमें बीटा कैलकुलेट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दो। तो लेट अस सी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर अल्फा 99 है प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो बीटा कितना आ जाएगा, 180 माइनस 99। इतना क्लियर है। अब इसको माइनस कर देंगे तो 0 में 9 जाएगा 1 और 17 में 9 जाएगा तो 8। तो यह आ जाएगा बीटा इक्वल्स टू 81 और अल्फा इक्वल्स टू 99। ठीक है, तो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 का 4 पार्ट करते हैं। सुमित इज 3 times एज ओल्ड एज इज सन, 5 years later he shall be 2.5 times एज ओल्ड एज इज सन। ठीक है, हाउ ओल्ड इज सुमित एट प्रेजेंट। तो सुमित फादर है, उसकी एज सपोज x है और जो सन है उसकी एज सपोज y है। तो हम इक्वेशंस को यूज कर लेंगे। अब जो भी कंडीशन दी हुई है, तो सबसे पहली कंडीशन है कि जो फादर है मीन्स x इज 3 times द एज ऑफ हिज सन, तो x इक्वल्स टू 3y। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और जो सेकेंड इक्वेशन है 5 years लेटर मीन्स x प्लस 5 एंड y प्लस 5। ही शैल बी 2.5 times मीन्स 2.5 times, तो यहाँ आ जाएगा 2.5 और ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम x इक्वल्स टू 3y पुटअप कर सकते हैं प्लस 5 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2.5y प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 की 5 से, तो ये आ जाएगा 12.5। अब हम y के वैल्यू को इधर ले आएंगे तो यह आ जाएगा 3y माइनस 2.5y इक्वल्स टू 12.5 माइनस 5। तो यह आ जाएगा 0.5y इक्वल्स टू 12.5 माइनस 5, यह आ जाएगा 7.5। तो y इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा 7.5 अपॉन 0.5, तो y आ जाएगा हमारा 15। y क्या है, सन की एज, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करनी है, फादर की एज मीन सुमित की एज। तो y 15 है तो हम इसमें पुटअप कर देंगे। तो ये क्या था, x इक्वल्स टू 3y, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 15, तो यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा 45। तो सुमित की एज है हमारे
45। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और क्लासेस दी हुई है। तो सबसे पहले हम मोड कैलकुलेट करने के लिए मॉडल क्लास फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मॉडल क्लास मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 50, तो यही क्या हो गई हमारी मॉडल क्लास। ठीक है, अब हम मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पे जो L है, L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 35 प्लस F1 माइनस F0। तो F1 क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो है 50, और F0 या F0 भी बोलते हैं, तो वो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, तो ये हो गया है 34 अपॉन 2 इंटू F1 मीन्स 250 माइनस F0 तो हमें पता ही है 34 माइनस F2। तो F2 क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास टू मॉडल क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे 42 हमारा F2 हो जाएगा इंटू H। H क्या होता है, हाइट ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये क्या होगा 40 माइनस 35, तो हमारा 5 आ गया है हाइट। तो अब देखते हैं इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो 35 प्लस ये कितना आ जाएगा 16, और ये जो डिनोमिनेटर में है 2 इंटू, तो ये हो गया 100 माइनस 34 माइनस 42, तो ये आ गया कितना 76 इंटू 5। तो इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 35 प्लस 16 इंटू 5 अपॉन 24। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 2 जा 6, 8 3 जा 24, और ये 2 इंटू 5 मीन्स 10, और 10 अपॉन 3 कितना होता है 3.3। तो यहाँ से आ जाएगा 35 प्लस 3.3, तो जो हमारा मोड है वो कितना आ गया है 38.3। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करते हैं। प्रूव दैट 2 प्लस 5 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि जिस नंबर को हमें इरेशनल प्रूफ करना है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेट्स एज्यूम 2 प्लस 5 रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। अब चूंकि 2 प्लस 5 रूट 3 एक रेशनल नंबर है, तो इसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वही रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो 2 प्लस 5 रूट 3 इक्वल्स टू P अपॉन क्यू, जहाँ पे Q नॉट इक्वल्स टू 0, और जो P और Q है वो एक इंटीजर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, तो ये आ जाएगा 5 रूट 3 इक्वल्स टू P अपॉन क्यू माइनस 2। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेके सोल्व करूँ तो यह आ जाएगा P माइनस 2Q। ठीक है, और 5 रूट 3 में से मैं 5 से भी डिवाइड कर दूंगा, तो ये बच जाएगा रूट 3, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा P माइनस 2Q अपॉन 5Q। इसको आप ध्यान से देखो, तो जो हमारा राइट हैंड साइड है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि सभी इंटीजर्स वगैरह है वहाँ पे। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। बट यहाँ पे रूट 3 है और रूट 3 गिवन है इरेशनल नंबर, तो हमारे जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रडिक्शन के वजह क्या है, वो है कि हमारा एजम्पशन जो हमने किया था वो रोंग है। तो हमने एज्यूम किया था कि 2 प्लस 5 रूट 3 इज रेशनल नंबर, तो कॉन्ट्रडिक्शन के कारण हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, हेंस वी कैन से हेंस 2 प्लस 5 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर।
ठीक है, इसी तरीके से आप और भी सभी क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व कर लेते हैं। Two right triangles ABC and DBC are drawn on the same hypotenuse BC and on the same side of BC. If AC and BD intersect at P, prove that AP into PC equals to BP into DP. तो चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज हमारे पास ये साइड है BC हाइपोटेनस और इसके अपोजिट एंगल होगा 90 डिग्री का। तो सपोज ये ए पॉइंट है, तो ये ट्राइंगल हो गया हमारा ABC और सेम साइड में ही हमें DBC भी बनाना है। तो सपोज इस तरीके से हमारा ये पॉइंट है D, तो ये ट्राइंगल हो गया है DBC, ठीक है। और AC और BD जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको बोल रहे हैं हम पॉइंट P, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो जो प्रूफ करना है उसमें साइड्स वगैरह दी हुई है, यहाँ पे AP, PC एंड BP, DP। तो इतना तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि इनको अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दे ट्राइंगल्स को APB और DPC को, तो हम इनके साइड्स का रेशो यूज करके इस प्रूफ को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं आता है कि नहीं। तो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल DPC, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा BAP है और PDC है वो दोनों 90 डिग्री है, तो वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल PDC, ठीक है। और रीजन में लिख सकते हैं ईच 90। इतना क्लियर है। अब देखो इन्हीं दो ट्राइंगल्स में अगर हम APB और DPC की बात करें तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं दैट एंगल APB इज इक्वल टू एंगल DPC। और रीजन में क्या लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो हमारे इन दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल आ गए हैं, है ना। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो हम लिख सकते हैं दैट ट्राइंगल APB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPC। और क्यों, क्योंकि बाय AA क्राइटेरियन, AA मीन्स एंगल क्राइटेरियन। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसलिए हम इनके साइड्स का रेशियो भी लिख सकते हैं, इक्वल होगा। तो AP अपॉन PD, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, BP अपॉन PC, ठीक है। और ऐसे ही हम थर्ड का भी लिख सकते हैं बट वो यूजफुल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इनकी तो क्या आएगा देखते हैं, AP इंटू PC इक्वल्स टू BP इंटू PD, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो यही तो हमें प्रूफ भी करना था, AP इंटू PC इक्वल्स टू BP इंटू PD, और यहाँ पे DP है, PD और DP एक ही बात है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो इसलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2, -5 एंड 6, 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले मैं लाइन सेगमेंट बना देता हूं लाइक दिस। तो ये पॉइंट है -2, -5 और 6, 3। और सपोज x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 इस सेगमेंट को कुछ इस तरीके से कट कर रही है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट P है, ठीक है। और ये पॉइंट P अब इस लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये K रेशो 1 में कट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया K और ये हो गया हमारा 1। तो अब सबसे पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, ओके। तो देखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1। तो m1 x2 मीन्स 6 इंटू K, और ये हो जाएगा 1 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है तो K प्लस 1,
तो ये हो गया। अब y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो k इंटू 3 एंड 1 इंटू -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3k 1 इंटू -5 मीन्स -5 अपॉन k प्लस 1। तो ये हमारा आ गया है p का कोऑर्डिनेट्स। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो p पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसलिए हम इस पॉइंट से इस लाइन को सेटिस्फाई करा सकते हैं, ठीक है। तो हम जो ये x कोऑर्डिनेट है इसकी जगह हमारी लाइन है x - 3y = 0, है ना। इस पॉइंट को अब इस लाइन में पुटअप कर देते हैं, तो x की जगह रख देंगे 6k - 2 अपॉन k प्लस 1 -3। y की जगह हम ये पुटअप कर देंगे y कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा 3k - 5 अपॉन k प्लस 1 = 0। इतना सब क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो आप जो डिनोमिनेटर है इसमें k प्लस 1 कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन k प्लस 1, और यहाँ पे कितना बचेगा इस ब्रैकेट में 6k - 2, और सेकेंड टर्म में क्या बचेगा -3k - 5। इतना सब क्लियर है, ओके। तो ये जो k प्लस 1 है उधर जाके 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो है वही बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 6k - 2 -9k प्लस 15, और यहाँ से 6k - 9k हो जाएगा -3k, तो -3k, और ये -2 प्लस 15 हो जाएगा +13 = 0। तो +13 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा -3k = -13, और k आ जाएगा 13/3। तो k आ गया हमारा 13/3 मीन्स रेशियो आ गया है 13 और 3। अब क्या करेंगे, हमें रेशियो तो पता चल गया है, अब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, मीन्स p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, p का कोऑर्डिनेट। तो p का कोऑर्डिनेट में ये हमारे पास ऑलरेडी है, बट इसमें हम k की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारे पास नंबर्स में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो p ये है 6k - 2, तो 6k की जगह 13/3 -2 अपॉन k प्लस 1 मीन्स 13/3 प्लस 1। सिंपली k की वैल्यूज पुटअप कर देनी है। अब यहाँ पे 3k - 5 मीन्स 3 इंटू 13/3 -5 अपॉन 13/3 प्लस 1। तो इतना क्लियर है, ओके। तो यहाँ से अब इसको सिर्फ सोल्व करना है, तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर में, तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 78 - 6, और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये आ जाएगा 13 + 3। अब y कोऑर्डिनेट को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया 13 - 5, और डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया है 3, और ये आ गया 13 + 3। इतना सब क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 72 और ये 16, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 8, और ये जो 3 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा 3, और नीचे आ जाएगा 16। इतना क्लियर है। अब मैं इसको थोड़ा और सोल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये जाएगा 8 2 = 16, और ये जाएगा 8 9 = 72, तो 9/2, और यहाँ पे ये कितना है 8 2 = 16, तो ये आ गया हमारा 3/2। तो ये हमारा p का कोऑर्डिनेट्स आ गया है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं, इसलिए अब हम सोल्व करें क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखते हैं। अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो सबसे पहले हम सॉलिड ही ड्रॉ कर लेते हैं।
तो हमें गिवन है कि एक सिलेंडर है जिसके एंड्स हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल हाइट है सॉलिड की वो गिवन है हमारी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ 20 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है, डायमीटर तो 7 है, तो इसलिए हमारी जो रेडियस है वो हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही हमारी नीचे भी रहेगी 3.5। तो यहाँ पे जो ये हाइट है, ये पूरी हेमिस्फेयर है, तो ये हाइट भी 3.5 होगी और ये हाइट भी 3.5 होगी, तो ये टोटल हो गई 7। और जो हमारी सिलेंडर की हाइट बची वो कितनी बचेगी, 20 - 7 मीन्स 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी 13 सेंटीमीटर। तो अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे जो हेमिस्फेरिकल एंड्स है वो कितने हैं, 2। तो 2 इंटू, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 πr³ प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, यह होता है πr²h। तो यहाँ पे हम सिंपली वैल्यूज पुटअप कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं πr² कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि दोनों टर्म्स में है। तो πr² और फर्स्ट टर्म से बचेगा 4/3r प्लस यहाँ पे πr² कॉमन आ गया है तो यहाँ पे बचेगा h। इतना सब क्लियर है। अब वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू कितनी है 3.5 इंटू 3.5 और 4/3, r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3.5 प्लस h कितना है सिलेंडर का 13। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे। तो 7 से अगर मैं 3.5 को डिवाइड करूँ तो ये आएगा 0.5। तो 22 इंटू 0.5 हो जाएगा 11 इंटू 3.5 और 3.5 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 14। तो ये आ जाएगा 14/3 प्लस 13। तो इसको अगर सोल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 680.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यही हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो इसलिए अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखते हैं। राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस px प्लस 16 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। तो जब भी हम इक्वल रूट्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनांट हमारा 0 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो डिस्क्रिमिनांट 0 मीन्स d0 और डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ठीक है। b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे p² माइनस 4। a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे 1 है तो 1। और c क्या होता है कांस्टेंट, तो यहाँ पे 16 है कांस्टेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा p² माइनस 4 इंटू 16 हो जाएगा 64, तो 64 इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम p² माइनस 8² की तरह लिख लें तो यहाँ से हम ध्यान से देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ a² माइनस b², जिसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस b और a प्लस b। चलिए देखते हैं। तो ये आ जाएगा p माइनस 8 एंड इंटू p प्लस 8। तो यहाँ से p को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, p माइनस 8 को हम 0 रख देंगे और p प्लस 8 को भी 0 रख देंगे। तो p की वैल्यूज आ जाएगी 8 और माइनस 8, यहाँ से 8 आएगा और यहाँ से माइनस 8 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन बनेगी p को पुट करके उसका भी रूट्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले p इक्वल्स टू 8 पुटअप कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा x² प्लस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये x प्लस 4 का स्क्वायर का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, x² प्लस 2 इंटू ab मीन्स 2 इंटू a 4 8x
और 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0 से हम x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -4। तो ये आ गया है रूट ऑफ द इक्वेशन बाय पुटिंग p इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, p इक्वल टू -8 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -8x प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, x -4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। हम सिंपली फैक्टराइजेशन से भी जा सकते हैं, बट डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इजी है लिखना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। तो अगर हम p इक्वल टू 8 रखते हैं तो हमारा जो रूट है वो आ जाएगा x इक्वल टू -4, और अगर p इक्वल टू -8 रखते हैं तो रूट आ जाएगा 4, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 सोल्व करते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then prove that the other two sides are divided in the same ratio, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ट्राइंगल इज लाइक दिस, ए बी सी। तो हम बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस विद नेम DE, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि जो AD अपॉन DB है, AD अपॉन DB वो इक्वल होना चाहिए AE अपॉन EC के, ठीक है। यहाँ पे गिवन है कि सेम रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। B को सबसे पहले E से ज्वाइन कर देंगे और D को C से ज्वाइन कर देंगे, और E से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे ऑन AD, समथिंग लाइक दिस, और D से भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे ऑन AE लाइक दिस, और इसका नेम सपोज M है और ये N है। तो अब हमें क्या करना है, एरियाज कैलकुलेट करने हैं। किसका, सबसे पहले हम ADE ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE विल बी हाफ इंटू, ADE ट्राइंगल का बेस कौन सा लेंगे हम, AD, ठीक है। और इसकी हाइट क्या होगी, EN, क्योंकि यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाला है इसीलिए। तो ये हो जाएगा AD इंटू EN, इतना क्लियर है। अब हम एरिया ऑफ BDE ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ BDE ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू, अब देखो आप जो BD है उस पे हम E से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमें एक्सटेंड करके ही परपेंडिकुलर वो मिलेगा N पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम हाइट EN बोल देंगे इसकी, और बेस होगा BD। तो यहाँ पे हो जाएगा बेस BD इंटू हाइट हो जाएगा EN। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से ADE ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे बस, बट इस बार हमारा जो बेस होगा वो AE होगा, ठीक है। DM एक परपेंडिकुलर है तो इसको हम हाइट कंसिडर करेंगे और AE हमारा बेस है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस तो हमारा AE है इंटू हाइट क्या है DM, ओके। अब क्या करना है, एरिया ऑफ DEC कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है, यहाँ पे बेस तो EC है, ओके। लेकिन यहाँ पे हाइट क्या होगी, हाइट के लिए हम D पॉइंट से M पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो हमें ये लाइन एक्सटेंड करनी होगी। तो DEC ट्राइंगल के लिए जो हाइट है वो DM हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे DM आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो BDE ट्राइंगल और DEC ट्राइंगल में, ओके। तो ये जो DE है परपेंडिकुलर पैरेलल टू BC है ना। तो यहाँ पे
हम देख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल डी और BC के बीच में है, पैरेलल लाइंस के बीच में है, और दोनों के दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो DE है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, तो यहां पे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC कैलकुलेट किया है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सब एरियाज का रेशो लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे लेंगे। तो मैं रेशो ले रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है, तो इसको लिख लेते हैं हाफ इंटू बेस है हमारा AD और EN अपॉन हाफ इंटू ये क्या है BD इंटू EN इक्वल्स टू, यहाँ पे एरिया हमने दोबारा कैलकुलेट किया था ADE का, तो ये दोबारा से लिख लेंगे हाफ इंटू AE इंटू DM। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया ऑफ BDE, ठीक है, तो हमने अभी बताया कि एरिया ऑफ DEC BDE के इक्वल होगा, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो हाफ इंटू EC इंटू DM। तो अब देखो यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये इसी के इक्वल में चल रहा है, तो यहाँ से हाफ कैंसिल और EN से EN कैंसिल, यहाँ पे भी हाफ से हाफ कैंसिल और DM से DM कैंसिल। तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या बचा, AD बाई BD। तो फर्स्ट में बचा AD बाई BD और सेकेंड टर्म में क्या बचा, AE बाई EC। तो लिख देंगे AE बाई EC। और यही तो हमें प्रूफ करना था जो मैंने पहले बताया था कि सेम रेशो में कट करेगी DE। ठीक है।